Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics। सो आज से हम स्टार्टिंग करते हैं CSIR नेट के PYQs करने की। तो CSIR नेट PYQs, तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। PYQs का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं आज आपको नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाऊँगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सीरीज उन बच्चों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी जिन्होंने नेट की प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है। अनअकैडमी के ऊपर मैं आपको CSIR नेट का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे अनअकैडमी से कनेक्टेड हैं, तो वो लोग जानते हैं कि CSIR नेट का सिलेबस क्या होता है, CSIR नेट का कंटेंट क्या होता है, और ये सारी बातें मैं आपको अनअकैडमी के ऊपर प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9928989140 पे। तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको CSIR नेट की, ठीक है। तो आज से हम स्टार्टिंग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और मैं 2011 से स्टार्टिंग करवाऊँगा आप लोगों को, और कम्प्लीटली हम लोग करेंगे जब तक भी CSIR नेट का पेपर हुआ है, तब तक के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इस सीरीज में, और डिटेल में करेंगे। तो जो सिलेबस नहीं भी पढ़े हुए हैं, जिनको सिलेबस नहीं भी याद है, कंटेंट आपके पास है भी नहीं, तो फ्रेशर्स भी इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ है, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको अगर नहीं भी आता है सब कुछ, तब भी आप लोग इस सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हो। हम स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे, और वो सब्जेक्ट रहेगा थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है, CSIR नेट का एक मेजर पेपर है CSIR नेट का। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो 1 बाय 1 सॉल्यूशंस करेंगे और समझेंगे। सबसे बड़ी बात, हम लोग क्वेश्चंस को लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को लिखते लिखते आपको आधा सवाल तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को लिखना और समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्वेश्चन आप तभी तो पिक कर पाओगे, क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, कैसे समझना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी सोचने और समझने के लिए उसकी एक एक वर्ड का जानना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको तब समझ में आएगा जब आप उसको लिखोगे। तो पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप लोग एक नोटबुक बनाएंगे, ठीक है ना। एक अलग से आप लोग एक नोटबुक बनाइए जिसमें हम लोग PYQs करेंगे। एक अलग से आप लोग नोटबुक बनाइए और उसको लिखिए PYQs नोटबुक, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नोटबुक बना लीजिएगा, जिसमें सारे ही क्वेश्चंस होने चाहिए। अभी हम लोग नेट की क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें जेस्ट के भी सवाल करिए, उसमें आप लोग गेट के भी करिए, उसमें टीफर के भी करिए। वो मैं आपको करवा दूंगा, वो बात की बात है। अनअकैडमी के ऊपर तो मैं करवा चुका हूँ गेट और जेस्ट के सॉल्यूशंस, ठीक है। अनअकैडमी के ऊपर आपको जेस्ट के PYQs जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे मेरी स्पेशल क्लासेस के अंदर। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो जेस्ट के PYQs अनअकैडमी डाउनलोड करके, ठीक है ना। तो वहाँ मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी आपको। आप लोग जब CSIR नेट सर्च करेंगे ना, CSIR UGC नेट के अंदर अक्षय जैन टाइप कर लीजिएगा, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, और मेरी प्रोफाइल पर जाके आप लोग जेस्ट के सॉल्यूशंस देख सकते हो, ठीक है ना। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। चार्जेस केवल CSIR नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन की है, और इस एक सब्सक्रिप्शन में आपको ना CSIR नेट, गेट और जेस्ट सभी के जो है मिल जाएंगे, प्रिपरेशन एक साथ मिल जाएगी। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे जून 2011 से, है ना। तो आज हम जून 2011 की बातें करेंगे, और इसमें भी हम लोग आज सेक्शन बी की बात करेंगे, बिकॉज दोनों ही सेक्शन में जो है थर्मोस्टेट के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन बी जो है
इसमें एक सवाल होता है 3.5 मार्क्स का। सो सेक्शन बी कंटेन 3.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो, और थर्मोडाइनमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों ही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। तो पहला सवाल जो है आपके लिए, मैं आपको बता दूं कि शायद जून 2011 में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से सेक्शन बी में 3 सवाल आए थे, है ना। इन तीनों सवालों को हम डिस्कस करेंगे तो आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी की बातें करेंगे। ठीक है, तो पहला हम इसकी बात करते हैं, जो भी है अपना सेक्शन बी का। तो पहला सवाल ये है, कंसीडर, खैर वैसे सेक्शन बी इजी होता है तो इसमें इतने कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। कंसीडर द ट्रांजिशन of liquid water to steam। सवाल को समझना लिखते लिखते, है ना। एज वाटर बॉइल्स, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसको 3 बार पढ़ा करो ताकि आपको गलती करने की गुंजाइश ना रहे। वाटर बॉइल्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक बात याद रखना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। और ये बात आपको मैं बता दूं कि जब भी वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है या फिर आइस वाटर में कन्वर्ट होता है या फिर कोई भी इस प्रकार से फेज़ का ट्रांजिशन होता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम की 3 स्टेट होती है, लिक्विड, वाटर, गैस। मतलब लिक्विड होता है, गैस होता है और आइस होता है या फिर सॉलिड होता है। तो जब भी कोई फेज़ एक दूसरे में ट्रांजिस्ट करते हैं तो उसे फेज़ ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर है, मतलब जिसे हम बोलते हैं BP। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर की एक डायमेंशन होती है, आइडियल डायमेंशन। विच वन, आपको पता है CSIR नेट का एक क्वेश्चन जो है ना आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देता है कि उसकी हेल्प से आप कोई दूसरा सवाल भी कर सकते हो, पता है। तो ये लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज जो होती है ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज does not change discontinuously at the transition। अब समझना, सबसे पहली बात, किस तरह के ट्रांजिशन की बात हो रही है, आप सवाल को पढ़ के समझेगा। तो लिक्विड से स्टीम में आप जा रहे हो तो ये पहला ही स्टेप है ट्रांजिशन का। तो जब भी हम इस पहले स्टेप को फॉलो करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है ना। नॉर्मल सी फेज ट्रांजिशन है। लिक्विड फेज को स्टीम फेज में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो एक नॉर्मल सा फेज ट्रांजिशन है। तो जब भी लिक्विड को स्टीम में या फिर आइस को वाटर में, इस तरह के ट्रांजिशन होते हैं ना, ये नॉर्मल ट्रांजिशन कहलाते हैं, जिसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अब आप बोलेंगे सर फिर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है। तो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कुछ विशेष प्रकार के फेज ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है ना।
जिनमें कुछ अधिक मात्रा में प्रॉपर्टीज़ एब्रप्टली चेंज होती है, लाइक हीलियम की बातें हम करते हैं। तो फर्स्ट हीलियम से आप सेकंड हीलियम में आएंगे ना, तो इसमें एकदम से प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, लाइक स्पेसिफिक हीट जो होता है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए सुपर कंडक्टिंग स्टेट की बात करते हैं, तो वहाँ भी जब आप नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में आते हैं तो बहुत एब्रप्टली जो है आपका फेस चेंज होता है या प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। तो जब अचानक से प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंज हो जाए तो वो सेकेंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन होता है ना। और यहाँ पर आइस से लिक्विड में या लिक्विड से स्टीम में इस तरह से आप आते हो ना, तो ये धीरे धीरे बहुत कम प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। इसमें क्या होता है कि इतनी मात्रा में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहलाते हैं। तो सवाल ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज डिसकॉन्टिन्यूसली एट द ट्रांजिशन। तो कौन सी प्रॉपर्टी डिसकॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं होगी ट्रांजिशन में, सवाल ये है। ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन नंबर ए द गिब्स फ्री एनर्जी, द गिब्स फ्री एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी द इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी द एंट्रोपी, एंड ऑप्शन नंबर डी द स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, अब आप लोगों में से पता नहीं किसने नहीं पढ़ा होगा, बट हाँ मैं आपको बता दूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है इसको सवाल करने के लिए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है फेज ट्रांजिशन का, जो जेस्ट में भी आता है। तो एक टेबल बना लो, उससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा और उससे आप फेज ट्रांजिशन का हर सवाल कर पाओगे। और ये जेस्ट में भी बहुत आते हैं सवाल, इसलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको उस टेबल को याद करना है। वो टेबल आपने याद कर ली तो आप फेज ट्रांजिशन के बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो, ना कि सिर्फ ये सवाल, बाकी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सॉल्यूशन, तो फेज ट्रांजिशन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो टेबल ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, इसमें ना एंट्रोपी और डेंसिटी चेंज होती है। एंट्रोपी एंड डेंसिटी चेंज, एंट्रोपी एंड डेंसिटी चेंज। चेंज का मतलब जानते हो? चेंज का मतलब ये होता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस, है ना। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी एक बाउंड्री पे हैं, तो बाउंड्री क्रॉस करने के बाद में सेकंड रीजन में हम जब जाते हैं, तो सेकंड रीजन में वही चीज़ वापस से आपको ना मिले, तो वो डिसकॉन्टिन्यूटी कहलाती है। तो अल्टीमेटली एंट्रोपी जो होता है ना, इसमें डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। और यहाँ पर क्या लिख रखा है? डिसकॉन्टिन्यूअसली डज नॉट चेंज। इसका मीनिंग पता है क्या होता है? ये आपको उलझाने के लिए वर्ड दिया हुआ है, डज नॉट चेंज डिसकॉन्टिन्यूअसली। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअसली चेंज, मतलब कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो अल्टीमेटली लैंग्वेज ये बोल रही है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, यही है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। सवाल की लैंग्वेज में यही लिखा हुआ है, डज नॉट चेंज डिसकॉन्टिन्यूअसली, मतलब कि चेंज विद कॉन्टिन्यूअसली। उल्टा पढ़ो इसको, चेंज विद कॉन्टिन्यूअसली। तो सवाल ये है कि आपको ये क्वांटिटी बतानी है जो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? एंट्रोपी जो होती है वो चेंज होती है, मतलब एंट्रोपी जो पहले फेज़ में है वो बिल्कुल भी सेकंड फेज़ जितनी एंट्रोपी नहीं होती, मतलब एंट्रोपी चेंज डिसकॉन्टिन्यूअसली। आप ये बात बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है? एंट्रोपी चेंज डिसकॉन्टिन्यूअसली। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन ही है। तो आप लोग चाहो तो लिख लो, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। पहली बात तो जो ऊपर दिया हुआ है ना, लिक्विड से वाटर, ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है।
सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, नो चेंज इन एंट्रोपी एंड डेंसिटी। मतलब जो पहले फेज में एंट्रोपी है वही दूसरे फेज में एंट्रोपी होती है। तो तुम्हारा एंट्रोपी वाला काम तो ख़त्म हो गया है ना, क्योंकि एंट्रोपी चेंजेस डिसकॉन्टिन्यूसली और आपको दिया हुआ है डिसकॉन्टिन्यू डज नॉट चेंज, तो ये पहला काम तो ख़त्म ही हो गया। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ हीट। इसका मतलब हीट में एक्सचेंज होता है। हीट में ये स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे ना, तो हीट में एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट। इसका मतलब पहले में जो हीट है ना, वो हीट दूसरे फेज में बिल्कुल भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हीट अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो फिर आपकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिसकॉन्टिन्यूसली। डेंसिटी डिसकॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंजेस डिसकॉन्टिन्यूसली, तो ये ऑप्शन भी गलत, ठीक है ना। और हीट के चेंज होने से इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंजेस डिसकॉन्टिन्यूसली, तो ये ऑप्शन भी गलत, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। मतलब जो हीट पहले थी, पहले वाले फेज में जितनी हीट है ना, सेकंड फेज में भी उतना ही हीट रहता है। ये सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल होता है, हम लोग फर्स्ट की बातें कर रहे हैं इसलिए अलग है। तीसरी बात, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होती है, हालांकि गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस होती है, दोनों में ये बात सेम होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, दैट मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी डज नॉट चेंज डिसकॉन्टिन्यूसली। वेरी गुड, तो ये ऑप्शन सही हो गया अपना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर में भी ये सेम बात होती है, बट अब अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर डेंसिटी चेंज होने से वॉल्यूम में भी चेंज, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पर वॉल्यूम भी वैसा का वैसा ही रहता है हालांकि, ठीक है। अब चेंज केवल इतना सा है कि गिब्स फ्री एनर्जी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है ना, वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। चेंज यहीं पे आता है। अब जब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चेंज हो गया ना, तो सेकंड ऑर्डर की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, बट यहाँ पर बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस, इस प्रकार से। और इसके एग्जांपल्स आप लोग लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के एग्जांपल आप लोग लिख लो, लाइक आइस टू वाटर में कन्वर्ट होना, ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। लाइक वाटर टू स्टीम में कन्वर्ट होना, ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। और यहाँ पर आप लोग जब देखोगे तो ये हीलियम फर्स्ट जो है वो हीलियम सेकंड में चेंज होना, ये सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब इस टेबल के माध्यम से आप कोई भी फेज ट्रांजिशन का सवाल कर सकते हो, चाहे वो नेट में आए चाहे वो जेस्ट में आए। तो एक क्वेश्चन आपको एक टॉपिक समझा गया, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है मेरे पास जो है, ओके, अ पार्टिकल इज कन्फाइंड to the region by a
पोटेंशियल which increases linearly as ux is equal to, अच्छा तो पोटेंशियल दिया हुआ है आपको और वो किसी रीजन में कन्फाइंड है, जो भी है, द मीन पोजीशन of the particle at temperature T. तो देखो आगे क्या है कि द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टेम्परेचर T इज। अब देखो आपको इस सवाल को पढ़ के क्या सोचने में आता है, पहले तो आप ये सोचो, फिर मैं बताऊंगा कि सवाल को करने के तरीके क्या होते हैं और सवाल को देख के किस प्रकार से सॉल्यूशन को दिमाग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है तुम्हारे पास KBT अपॉन U नॉट। पहली बात तो आप ये बात समझना कि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा हार्ड ये होगा नहीं, ये आसान सा सवाल होगा, तो इतना ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। U नॉट और ऑप्शन डी U नॉट KBT। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देता हूँ, कैसे आपको सोचना है। पहली बात तो ये यहाँ पर ना पोटेंशियल का फंक्शन जो है वो है तुम्हारे पास U पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल जो होती है वो एक प्रकार की एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एक प्रकार की एनर्जी है और यहाँ पर टेम्परेचर है। तो दुनिया में फिजिक्स के अंदर कोई भी टेम्परेचर से संबंधित एनर्जी अगर आ जाती है ना, तो आपका दिमाग पहली बार में चलना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे, क्योंकि वही एक प्रिंसिपल है जो एनर्जी को टेम्परेचर से रिलेशन करवाती है। तो जब भी कोई एनर्जी टेम्परेचर की फॉर्म में आपसे पूछी जाए तो आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए, पहली बार प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब भी आपके सवाल में एनर्जी और टाइम का रिलेशन आ जाए तो दिमाग में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी आना चाहिए, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वही चीज़ है जो एनर्जी का टाइम के साथ में रिलेशन प्रोवाइड करती है। तो ये वाली बात है। तीसरी बात, जब भी सवाल में टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ आ जाए तो सबसे पहले दिमाग में वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ आना चाहिए, क्योंकि वही लॉ जो होता है वो आपको वेवलेंथ का टेम्परेचर से रिलेशन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सोचनी चाहिए। तो देखो इस सवाल को करने के ना बेटा बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। आप कोई भी तरीका, मतलब येन केन प्रकारेण आपको सवाल करना है, साम दाम दंड पे सब लगाना है, पर सवाल को करना है। तो मेरे पास बहुत से मेथड होते हैं सवाल को करने के। जैसे मान लो मेरे पास जो मैंने पहला मेथड मेरे दिमाग में आया था वो ये था, मेथड नंबर 1, ठीक है। वो ये था मेरे पास बेसिकली कि मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से करूँ। तो ये जो मेरे पास एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो वो मेरे पास कितनी है, U नॉट एक्स, ये आपको दे रखा है। आपको क्या पूछे, द मीन पोजीशन, मतलब आपको सवाल में क्या पूछा है उसने, मीन पोजीशन, यही तो पूछा है। अब समझना ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये, तो मीन पोजीशन निकालने का बहुत आसान तरीका होता है मेरे पास।
अगर मैं इस पोटेंशियल की बात करूँ तो ये पोटेंशियल केवल पोजीशन पर डिपेंडेंट है। तो जो भी पोटेंशियल मात्र पोजीशन पर डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, नॉर्मली फोर्स जो होता है वो पोटेंशियल का डेरिवेटिव होता है पोजीशन के रेस्पेक्ट में। हालांकि वो नेगेटिव डेरिवेटिव होता है, बट यहाँ पर नेगेटिव का इतना लफड़ा नहीं है बिकॉज ऑप्शंस में कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं दे रखा, तो हम नेगेटिव को नेगलेक्ट कर सकते हैं एक बार के लिए। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली पोटेंशियल का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स बराबर ये हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से जो वर्क होता है वही एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क, और वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अल्टीमेटली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही आ गया। तो यहाँ से जो x हो जाएगा वो हो जाएगा एनर्जी अपॉन फोर्स। अब एनर्जी जो होती है ना वो टोटल एनर्जी कहलाती है, ई को बोलते हैं टोटल एनर्जी। और अब ये श्योर है कि सवाल को पढ़ के देखो एक बार। सवाल को पढ़ने से लग रहा है कि आपका पार्टिकल कन्फाइंड है रीजन में, तो कहीं ना कहीं उस रीजन में उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि वो मूव कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। किसी रीजन में मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल तो आपको दे ही रखी है। तो टोटल एनर्जी जो है ना वो कुल मिला के क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी और कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी रहेगी। और जब दोनों प्रकार की एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए प्रिंसिपल ऑफ इक्को पार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि हाफ KT इसके लिए हो जाएगी, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ KT होती है तो हाफ KT इसके लिए हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगी फुल KT, मतलब टोटल KT हो जाएगी। और ये एवरेज एनर्जी कहलाती है। एवरेज एनर्जी का मतलब जानते हो, मतलब एनर्जी फॉर वन पार्टिकल या फिर एनर्जी फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक पार्टिकल के लिए एवरेज एनर्जी काउंट कर ली जाती है। तो इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, मान लो अगर एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं या फिर एवरेज पोजीशन निकालनी है तो सिंपली एवरेज एनर्जी अपॉन फोर्स। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज एनर्जी कितनी है मेरे पास, KT है, और फोर्स कितना है मेरे पास, U0 है। तो मेरा एवरेज x कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है मेरे पास। अब एक और तरीका है। अब मान लो तुमको ये सवाल रास ना आए और तुम्हें ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है, ये तो मैंने जुगाड़ लगा के इसको सोल्व कर दिया कैसे ना कैसे। अब इसका एक और मेथड है, वो भी समझ लो। वो स्टैटिस्टिकल मेथड कहलाता है, मेथड नंबर 2। स्टैटिस्टिकल में ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ का एवरेज आपको निकालना होता है ना, किसी भी चीज़ का एवरेज, तो उसका एवरेज क्या होता है, वो टोटल क्वांटिटी। जैसे कोई सिस्टम है उसमें पूरे का एवरेज निकालना है, तो उस पूरे सिस्टम में वो क्वांटिटी टोटल कितनी है अपॉन उस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, टोटल दैट क्वांटिटी इन द सिस्टम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। अब स्टैटिस्टिकल में एक बहुत अहम बात होती है कि स्टैटिस्टिकल में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किया जाता है। तो एक स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोग काउंट नहीं कर सकते कि कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो बोल्ट्जमान ने ये कहा था स्टैटिस्टिकल में कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मैं काउंट करके दे दूंगा। तो बोल्ट्जमान ने कहा था कि किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी E है उसमें एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E इस फॉर्मूले से दिए जाते हैं। तो अब मान लो एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स हैं। पहली एनर्जी E1 है, दूसरी E2 है, तीसरी E3 है। तो हम लोग को अगर पूरे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने होते हैं ना, तो हम कैसे निकालते हैं, पहली स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्लस दूसरी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसी प्रकार से एंड सो ऑन। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, समेशन ऑफ ऑल ओवर द पार्टिकल्स, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, है ना।
जो पूरे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताते हैं। तो अगर मान लो पहली स्टेट में एक पार्टिकल का जो पोजीशन है वो x है, तो हम लोग अगर सभी में आपको निकालना चाहते, टोटल x निकालना चाहते हैं ना, तो हमें टोटल पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो टोटल पोजीशन फैक्टर निकालने के लिए हम किसी भी एक स्टेट का पोजीशन फैक्टर निकाल लेते हैं, है ना, किसी भी एक स्टेट का पोजीशन फैक्टर, और हम उसको कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल पोजीशन फैक्टर निकल जाता है। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं उस कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में, ये तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए होता है, और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस प्रकार से निकल, तो ये एवरेज निकल जाएगा। दिस इज द स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है ना। अब एनर्जी आपको दे रखी है ना, एनर्जी आपको पोटेंशियल की फॉर्म में दे रखी है, तो एनर्जी आप पोटेंशियल की फॉर्म में इसको रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ये एक्स और बीटा जो होता है ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, बीटा को बोलते हैं 1/kT, है ना। तो माइनस ई का वैल्यू कितना होता है जो आपको दे रखा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में दे रखा है ना, u0x, और बीटा का वैल्यू 1/kT dx अपॉन 0 to infinite एक्सपोनेंशियल माइनस अब आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे सोल्व करोगे? सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है, कहीं ना कहीं इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो कैसे करते हैं सोल्व? फर्स्ट को एज इट इज़, सेकंड को इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट जब कर दोगे तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही आता है, और जो उसका मल्टीपल है वो नीचे पहुंच जाएगा, दैट इज़ माइनस KT अपॉन u0 नीचे पहुंच जाएगा, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में क्या है। फिर लिमिट लगा दो 0 से लेके इन्फाइनाइट, फिर उसके बाद में माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो KT अपॉन u0 आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो 1 ही होता है, और एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल माइनस u0x अपॉन KT dx। और नीचे तो बहुत सिंपल सा लफड़ा है कि माइनस KT अपॉन u0 को हम लोग कर देंगे और लिमिट लगा देंगे एक्सपोनेंशियल माइनस u0x अपॉन KT 0 से इन्फाइनाइट। देखो ये इंटीग्रेशन करना आपकी जिम्मेदारी है, हालांकि मैं करके दे रहा हूँ अलग बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपर लिमिट में भी, अपर लिमिट में ये फैक्टर एक्सपोनेंशियल की वजह से 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट में ये फैक्टर जो है वो x की वजह से 0 हो जाएगा। तो मतलब पहला टर्म तो वैसे भी 0 हो गया, अपर लिमिट में इसकी वजह से 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट में इसकी वजह से 0 हो जाएगा, तो आगे वाला फैक्टर तो ख़त्म हो गया। फिर प्लस इसको वापस से आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस KT अपॉन u0, और फिर ये एक्सपोनेंशियल वापस से वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ख़त्म काम। ऐसे नीचे वाला फैक्टर सोल्व करो, डिनोमिनेटर वाला, तो होल स्क्वायर हो गया ना ऊपर, और डिनोमिनेटर वाला फैक्टर सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, सो वी कैन से दैट माइनस जो भी है एक बार सोल्व कर लेना, तो KT अपॉन u0 आ जाएगा इसमें भी, और KT अपॉन u0 आने से ये कितना हो जाएगा, प्लस वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा, सोल्व करने के बाद इससे ये कट जाएगा एक बार, तो ये कितना हो जाएगा, KT अपॉन u0। अगर माइनस का भी लफड़ा पड़ रहा हो ना तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में माइनस नहीं दिया हुआ, तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पर आपको ये आ जाएगा। तो एक सवाल को करने के इतने तरीके होते हैं, आप किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब केवल लास्ट क्वेश्चन बचता है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल का, ठीक है ना। ये 2 सवाल हो गए, 3 सवाल आए थे,
एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है तुम्हारा इस सेक्शन बी का। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अ कैविटी कंटेंट्स, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से है ना। अ कैविटी कंटेंट्स, इसको आप क्वांटम में भी ले सकते हो वैसे, बट मैंने इसको थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैटेगरी में इसमें डाला है, बिकॉज नॉर्मली ब्लैक बॉडी जो होता है ना, वो फिनोमिना हम लोग बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी फिनोमिना को हम लोग बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने जो है इसको उसी कैटेगरी में डाला है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट, द स्पेसिफिक हीट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम of the photon गैस। फोटोन गैस जो होती है वो बोज आइंस्टाइन कैटेगरी में आती है। इन द कैविटी, अब ये सवाल जितना बड़ा है ना, इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। इन द कैविटी इज ऑफ द फॉर्म CV इज इक्वल टू लैम्डा T टू द पावर 3, ठीक है ना। तो मैं सवाल को लिखते लिखते ही आपको सवाल समझा दूंगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस को फटाफट से आगे निकाल दो और देख लो, ऐसा मत करना। सवाल को लिखते लिखते समझना भी है ना। तो CV इज इक्वल टू लैम्डा T, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट, ठीक है। द कैविटी इज एक्सपेंडेड, the cavity is expanded to twice its original volume, to twice its ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब आपने कैविटी को क्या किया, उसका वॉल्यूम डबल कर दिया। एंड देन अलाउड टू इक्विलिब्रेट, and then allowed to मतलब उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, तो देखना, तो उस सिस्टम को आपने इक्विलिब्रियम में के लिए छोड़ दिया एट द सेम टेम्परेचर T, और जब वो इक्विलिब्रियम में आया तो उसका टेम्परेचर वापस से वही का वही हो गया, एट द सेम टेम्परेचर T, तो उसका टेम्परेचर वही T हो गया वापस से। द न्यू इंटरनल एनर्जी, द न्यू इंटरनल एनर्जी, ये आपसे पूछा है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज। अब देखना, अब इस सवाल को करते वक्त आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, और इस सवाल में एक चीज़ आपको ये सोचना है, जब भी स्पेसिफिक हीट की बात आ जाए ना किसी भी क्वेश्चन में, तो स्पेसिफिक हीट को निकालने के लिए हमेशा एनर्जी को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज एनर्जी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएशन जो होता है ना, वही स्पेसिफिक हीट कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको स्पेसिफिक हीट दिया है और आपको एनर्जी पूछा है, तो बहुत सिंपल है। जिस प्रकार से एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन स्पेसिफिक हीट होता है और वो आपको दे रखा है स्पेसिफिक हीट T⁻³ और ये सिंपली एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन होता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। वैसे पोटेंशियल एनर्जी का होता है, बट हाँ ठीक है, एनर्जी एक ही बात है। पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में एक ही बात होती है। तो यहाँ से आप लोग अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो स्पेसिफिक हीट को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो ये एनर्जी निकल जाएगी आपकी इंटीग्रेट करने से। तो एक बार बताओ, अब चाहे आप वॉल्यूम को ट्वाइस कर दोगे तो तब भी एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटा। मतलब ये तब निकालिए जब आपका वॉल्यूम भी है इनिशियली। नाउ अब जब आपकी एनर्जी जो है वो डिपेंड ही नहीं करती वॉल्यूम के ऊपर, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। जब ये वॉल्यूम पर डिपेंड ही नहीं करेगी, तो आप जब वॉल्यूम को बढ़ाकर ट्वाइस कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एनर्जी जो पहले बी वॉल्यूम पर आ रही थी ना, तब भी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। V tends to V, then energy does not change and remains lambda T³/4। आई होप आपको आज के सवाल समझ में आ गए होंगे तीनों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अगले वीडियो में मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फ़िलहाल इतने ही करते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के क्वेश्चंस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जून 2011 के। और इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करके सारे पेपर कर लेंगे और सारे सवाल कर लेंगे और कंप्लीट CSIR नेट का आपका काम हो जाएगा। बस ये है कि इनको नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।